हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज इकराम इमन और आज हम शुरू करने वाले हैं लेसन नंबर 3। इसका नाम है इकोसिस्टम, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, फंक्शंस, एनर्जी फ्लो एंड प्रोडक्टिविटी। तो इस चैप्टर में हम बायोजियोकेमिकल साइकिल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। एज द नेम सजेस्ट, बायोजियोकेमिकल 3 वर्ड से मिलकर बना है। एक है बायो, इसका मतलब होता है लाइफ, जियो यानी कि अर्थ, एंड केमिकल। तो बेसिकली इसमें ऐसी साइकिल्स, ऐसी न्यूट्रिएंट्स ऑफ साइकिल के बारे में डिस्कशन किया जाता है जो लिविंग बींग्स और अर्थ के थ्रू होकर जो है ट्रेवल करती है। इसमें अगर हम बात करें तो बेसिकली दो मेजर साइकिल्स आप बात कर सकते हो। एक है एटमॉस्फेरिक न्यूट्रिएंट साइकिल जो एटमॉस्फेयर में ट्रेवल करती है। इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ये सारी साइकिल्स आ जाती है। और जब हम बात करते हैं एडाफिक न्यूट्रिएंट साइकिल की, तो ऐसी साइकिल्स जो सॉइल के थ्रू ट्रेवल करती है। इसके अंदर जो है फॉस्फेट साइकिल और सल्फर साइकिल, ये सारी साइकिल्स जो है आपको देखने को मिल जाएगी। हम इसके बारे में डिटेल में और पढ़ेंगे आगे चल के, तो आपको उसके बारे में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये समझना है हमें कि फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन क्या होता है, बेसिकली इकोसिस्टम जो है वर्क करता है। आपको पता है इकोसिस्टम किस तरीके से वर्क करता है, अपने आप में जो है ये इंडिपेंडेंट होता है। पहली बात तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हर इकोसिस्टम अपने आप पे क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। तो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज कि हर इकोसिस्टम अपने आप को सस्टेन कर सकता है और बिना किसी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस के। ये बात आपको समझ में आ गई। मतलब ये है कि जो वाटर है, वाटर आपके पास जो है अर्थ में आता है थ्रू रेन, उसके बाद वाटर का इवेपोरेशन भी नेचुरली होता है। आप इसमें इंटरफेयर नहीं करते हो, ये वाटर साइकिल चलते रहती है। वैसे ही बहुत सारी साइकिल जिसकी वजह से मिनरल्स जो है कंटिन्यूसली एग्जिस्ट करते हैं हमारे नेचर में, ये सारी साइकिल्स जो है नेचुरली चलते रहती है। इसमें हमारा कोई भी तरीके का जो है इंटरफेरेंस नहीं होता है। दूसरी बात यहाँ पर ये आती है, अगर हम इसको डिवाइड करें, जितनी भी एक्टिविटीज एक इकोसिस्टम में होती है, तो उसे हम बहुत सारी कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक फर्स्ट कैटेगरी हमारी ये होती है बायोजियो केमिकल साइकिल की, ठीक है। दूसरा कैटेगरी हमारे पास होती है फूड चेन एंड फूड वेब की। मतलब कौन किसको खाएगा ये बात भी डिसाइडेड है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंसेक्ट जो है वो किसको खाएगा, इंसेक्ट को कौन खाएगा, हु ईट्स हुम, ये चीज जो है डिसाइडेड है। और इसी से जो है चेन चलते रहती है और इसी से सस्टेनेंस बना रहता है। और सस्टेनेंस बनाने के लिए, इकोसिस्टम का सस्टेनेंस बनाने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि ये चेन जो है चलते रहे। अगर हम इस चेन में इंटरफेयर करते हैं, इस चेन में हम कहीं ना कहीं जो है बहुत सारे बायोडाइवर्सिटी का हमारे वजह से लॉस हो जाता है। आगे चल के मैं आपको बताऊंगी। तो इस वजह से जो है फूड चेन जो है डिस्टर्ब हो जाती है और बहुत ज़्यादा जो है इकोसिस्टम को हार्म होता है। थर्ड थिंग है एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम। तो एनर्जी फ्लो का भी एक कांस्टेंट सिस्टम बना हुआ है। मतलब ए से एनर्जी बी में जाएगी, बी से सी में जाएगी। ये एनर्जी फ्लो का जो सिस्टम है ये फिक्स है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट है मतलब एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहेगी, लेकिन ये सिस्टम जो है ये भी प्री डिसाइडेड है। तो हम यही सारे सिस्टम जो पढ़ने वाले हैं जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, हमने ये सिस्टम नहीं बनाया, बट हाँ इसको हम स्टडी कर रहे हैं क्योंकि हमने इसे ऑब्जर्व किया है। तो समझते हैं पहले बायोजियोकेमिकल साइकिल्स की। एज द नेम सजेस्ट, इसके अंदर दोनों चीजें आती हैं। मतलब इसमें बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स भी आएंगे, फिजिकल कंपोनेंट्स भी आएंगे। मतलब जो केमिकल्स है, जो न्यूट्रिएंट्स है, वो बायोलॉजी यानी लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू भी ट्रांसफर होंगे। और फिजिकल कंपोनेंट जैसे कि सॉइल, वाटर, एयर के थ्रू भी ट्रेवल होंगे। ये बात आपको क्लियर हो जाती है। इसमें हम देखेंगे कि हमें जो है, हम एक एज लिविंग बीइंग है और हमें जो है 40 एलिमेंट्स रिक्वायर होते हैं हमारी बॉडी को। जैसे आपको आपको पता है आयरन आपको रिक्वायर्ड है, कैल्शियम आपको बोला जाता है, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, ये सारे केमिकल्स, न्यूट्रिएंट्स आपको जो है रिक्वायर्ड होते हैं। तो बेसिकली आपके सस्टेनेंस के लिए। तो वैसे ही आपको ऑक्सीजन की डेफिनेटली रिक्वायरमेंट है। तो ये सारे एलिमेंट्स हमें जो है रिक्वायर्ड होते हैं और ये कंटिन्यूसली इकोसिस्टम में बने हुए होते हैं। और इसे कंटिन्यूसली बनाने के लिए इंपॉर्टेंट होता है साइकिल। तो साइकिल जो है वो इसलिए इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि ये इंश्योर करती है कि कंटिन्यूसली ये सारे एलिमेंट्स जो है वो बने रहे। जैसे कि आपको पता है कि हम जो है कंटिन्यूसली ऑक्सीजन ब्रीथ करते रहते हैं 24/7, लेकिन उसके बाद ऑक्सीजन खत्म नहीं हो सकती। क्यों खत्म नहीं हो सकती? बिकॉज उसकी एक कंटिन्यूस साइकिल है। सिमिलरली इसलिए हम कहते हैं कि नेचर इज सेल्फ सफिशिएंट बाय नेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है स्टेटमेंट आपको देखने को मिलता है। समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला डिवीजन जो है हम देखते हैं, दो तरीके से डिवाइड किया जाता है इसे। पहला एटमॉस्फेरिक न्यूट्रिएंट साइकिल, जिसमें 3 तरीके की साइकिल आती है, वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल एंड ऑक्सीजन साइकिल। सेकेंड है एडाफिक न्यूट्रिएंट साइकिल, जिसमें आती है नाइट्रोजन साइकिल, सल्फर साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल। ठीक है। तो मैंने आपको बताया था एटमॉस्फेरिक न्यूट्रिएंट साइकिल क्या होती है।
जो एटमॉस्फेयर के थ्रू बेसिकली ट्रेवल करती है। देखिए ऑफ कोर्स ही बात है कि थोड़ा सा कंपोनेंट आपको जो है दिखेगा इन टर्म्स ऑफ वाटर। अगर आप समझ लीजिए वाटर को अगर आप देखते हैं तो वाटर एटमॉस्फेयर में भी एग्जिस्ट करता है, सॉइल में भी एग्जिस्ट करता है, रिवर में भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन मेजरली इसका जो कंपोनेंट है वो एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करता है, इसलिए हम इसे वाटर एटमॉस्फेरिक साइकिल कहते हैं। अब वाटर साइकिल के बारे में डिटेल में समझते हैं। आपने बचपन से वाटर साइकिल पढ़ी है तो कोई बड़ी बात इसमें नहीं है, मैं आपको शॉर्ट में समझा दूंगी बहुत आसान तरीके से। समझ लीजिए एक कोई भी पॉइंट से हम शुरू करेंगे तो कोई भी पॉइंट से साइकिल का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है, आप कोई भी पॉइंट से शुरू करें ना वहीं पर आके रुक जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ से शुरू किया तो मैं यहाँ पर आके रुक जाऊंगी, फिर अगर मैंने यहाँ से शुरू किया तो मैं यहाँ पर आके ही रुकूंगी, तो मैं कहीं से भी शुरू कर सकती हूँ। चलिए समझ लेते हैं, प्रिसिपिटेशन से शुरू करते हैं। मतलब पानी जो है हमारी अर्थ पे आ गया इन फॉर्म ऑफ रेन, इन फॉर्म ऑफ हेल, इन फॉर्म ऑफ स्नो, स्नोफॉल के रूप में, किसी भी रूप में हमारे पास जो है पानी पहुंच गया अर्थ पे। अब दो तीन चीजें हो सकती है इस पानी के साथ। एक चीज ये हो सकती है कि ये मिल जाए ओशन के साथ, ठीक है, ये एक चीज हो सकती है। दूसरी चीज क्या हो सकती है कि ये ग्राउंड वाटर के रूप में स्टोर हो जाए, ठीक है, ये भी हो सकता है। तीसरी चीज क्या हो सकती है, ऑफ कोर्स ही बात है, प्लांट्स इसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ठीक है। चौथी चीज क्या हो सकती है, हम जो है इसे ऑफ कोर्स ड्रिंक करते हैं और कंजम्पशन में यूज करते हैं। तो अल्टीमेटली क्या होगा, अगर प्लांट्स इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो प्लांट्स जो है ट्रांसपिरेशन के थ्रू ये वाटर को फिर से क्या करेंगे, अर्थ में जो है मतलब एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देंगे। इस प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। और सेकेंड प्रोसेस क्या थी कि जब पानी ओशन में चले जाएगा तो ओशन में क्या होगा, इवेपोरेशन होगा। तो इवेपोरेशन से फिर ये पानी कहाँ चल जाएगा, एटमॉस्फेयर में चल जाएगा। तीसरी चीज मैंने आपको क्या बताई थी कि एनिमल्स या फिर ह्यूमंस इसको कंज्यूम कर लेते हैं। तो जब इसे कंज्यूम कर लेते हैं तो बेसिकली आपको पता है फिर क्या होगा, हमारी बॉडी से भी जो है वाटर का लॉस होता है, और फिर वाटर का लॉस होने के बाद अल्टीमेटली वो एटमॉस्फेयर में ही जाना है। तो इस तरीके से जब ये पानी एटमॉस्फेयर में जो है एटमॉस्फेयर से निकल एटमॉस्फेयर में पहुंच जाता है, वहां पर जाकर क्या होता है, वहां पर जाके आपको पता है कंडेंसेशन की प्रोसेस टेक प्लेस होती है, क्लाउड्स बनते हैं, और क्लाउड्स बनने के बाद आपको देखने को मिलता है कि प्रिसिपिटेशन होता है। तो ये पूरी प्रोसेस जो है वो चलते ही रहेगी, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो वाटर साइकिल डेफिनेटली एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है फॉर फोटोसिंथेसिस। आपको पता है प्लांट्स को जो है डेफिनेटली वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। प्लांट्स जो है फोटोसिंथेसिस में वाटर को लेते हैं और फिर आपको पता है ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। और दूसरी बात, इंसान को तो डेफिनेटली वाटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो वाटर साइकिल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो अगर वाटर साइकिल नहीं रहेगी तो हमारा पूरा अर्थ का, आपको पता है आप पूरा अर्थ में कितना लैंड है और कितना आपका जो है लैंड टू वाटर रेशियो, इट इज अराउंड 70% ऑफ द लैंड जो है, 70% ऑफ द अर्थ क्या है, वाटर है। तो वाटर साइकिल इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वाटर साइकिल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है पता है आपको, सोलार रेडिएशन। अगर सोलर, हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम पानी को गर्म करके ऊपर भेज देंगे इवेपोरेशन के थ्रू। ये सोलार रेडिएशन, सोलार की पावर है कि 15% ऑफ द टोटल सोलार रेडिएशन, जितनी रेडिएशन हमारी अर्थ पे पहुंचती है वो टोटल 15% ही होती है। बहुत सारी रेडिएशन तो ऑफ कोर्स आने से पहले ही जो है रुक जाती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, बहुत सारी रेडिएशन जो है ओजोन लेयर की वजह से रुक जाती है, बहुत सारी रेडिएशन बीच में लॉस हो जाता है उसका, वो अलग बात है। बट सोलार रेडिएशन जितनी हमारे पास पहुंचती है वो टोटल 15% होती है, और द टोटल सोलार रेडिएशन। अब हम बात करते हैं कि इतना ज़्यादा जब सोलार रेडिएशन हमारी अर्थ पे पहुंचती है, उसके बाद जो है ये वाटर इवेपोरेट होके फिर से एटमॉस्फेयर में जाता है। अगर ये इवेपोरेशन का प्रोसेस नहीं होगा ना तो आपको समझ में आएगा कि हमारे पास ये जो है वाटर साइकिल मेंटेन नहीं रहेगी। सेकेंड प्रोसेस समझते हैं, वो है कार्बन साइकिल। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग साइकिल है, ध्यान से समझना। सबसे पहले क्या होता है, आप सिंपल सी चीज इमेजिन करिए, कोई भी तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं हम खुद का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। हम इंसान हैं, हम ऑक्सीजन को लेते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन के थ्रू किस में जाती है, एटमॉस्फेयर में जाती है, ठीक है। चाहे एनिमल्स हो चाहे प्लांट्स हो, ठीक है। अक्सर लोगों को लगता है कि प्लांट्स जो है क्या कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं करते, ऐसा नहीं है। प्लांट्स भी जो है रेस्पिरेशन करके कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज करते हैं। बट ये होता है क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस करते हैं ना, तो उसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल कर लेते हैं अक्सर, और बहुत कम जो है कार्बन डाइऑक्साइड जाती है इन एटमॉस्फेयर। अब यहाँ पर बात आ गई कि प्लांट्स एंड एनिमल रेस्पिरेशन कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर में क्या जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है। दूसरा दूसरा कंपोनेंट क्या है आपको पता है कि, एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्लांट्स क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से
कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में वो ले लेंगे। तो यहाँ पर आपको ये प्रोसेस भी समझ में आ गई। और क्या क्या प्रोसेस होती है जिसकी वजह से कार्बन कार्बन जो है एटमॉस्फेयर में पहुंच जाता है। हम जो है क्या कहते हैं फॉसिल फ्यूल्स बर्न करते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाता है, इन एटमॉस्फेयर जाता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ये फॉसिल फ्यूल में आया कहाँ से, ये आपने कभी सोचा कि इसमें कार्बन कैसे आ गया? वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी कि इसमें कार्बन कैसे आ गया। ठीक है। दूसरी चीज, अगर कोई वॉल्केनो इरप्ट होता है तो इसमें से जो स्मोक हीट वगैरह निकलती है, ये भी जो है सारा का सारा कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ छोड़ता है, इन एटमॉस्फेयर छोड़ता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है कि हम देखेंगे कि जो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, इन द सी, जिसे हम फाइटोप्लैंक्टन जूप्लैंक्टन कहते हैं। तो ये लोग भी कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है। रेस्पिरेशन तो डेफिनेटली करेंगे ही, साथ साथ ये लोग फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। तो इनको भी डायग्राम में शो किया गया है कि ये लोग भी फोटोसिंथेसिस करेंगे और ये लोग भी रेस्पिरेशन करेंगे। अब आपने कभी सोचा होगा डेफिनेटली कि जो फिश होती है पानी में, उसे भी तो ऑक्सीजन चाहिए, तो वो कहाँ से ऑक्सीजन लेती है? ये फाइटोप्लैंक्टन जूप्लैंक्टन कहाँ से ऑक्सीजन लेते हैं? इट इज थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। मतलब जैसे कि ऑक्सीजन जो प्रेजेंट होती है इन द एटमॉस्फेयर, वो क्या होता है, उसका ऑक्सीजन का डिफ्यूजन हो जाता है विथ हाइड, मतलब हमारा हम देखेंगे ऑक्सीजन जो है वाटर के साथ डिजोल्व हो जाती है। और यही डिजोल्व ऑक्सीजन जो है कौन 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 जो है यूज करता है फॉर रेस्पिरेशन? फाइटोप्लैंक्टन्स, जूप्लैंक्टन्स और दी एक्वाटिक एनिमल्स। आई होप यहाँ तक कि आपको चीज़ें जो है क्लियर हो गई। तो जितनी भी चीज़ें जो पानी के नीचे है वो सब भी रेस्पिरेशन करती है, बट वो लोग जो है डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन यूज करती है फ्रॉम द वाटर। अब ये लोग जो है क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं ये लोग जो रेस्पिरेशन करते हैं इससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज तो करते होंगे डेफिनेटली। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज जो ये लोग करते हैं, तो ये भी जो है थ्रू थ्रू द वाटर जो है कहीं ना कहीं डिफ्यूज हो जाती है इन एटमॉस्फेयर। तो डिफ्यूजन एक टू वे प्रोसेस है। मतलब ऑक्सीजन जो है वो फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज होगी इन द वाटर, एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फ्रॉम द वाटर डिफ्यूज होगी टू द एटमॉस्फेयर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। डिफ्यूजन इज अ टू वे प्रोसेस। यहाँ पर आप एरो देख सकते हैं, एरो के इसमें बहुत इंपॉर्टेंस है अगर आप ध्यान से समझे। अब अल्टीमेटली हम सब क्या है, हम सब मॉर्टल्स है, इमॉर्टल तो नहीं है, हमें सबको मरना है। तो क्या होगा, ये प्लांट्स एनिमल्स ये सब मर जाएंगे, डीकम्पोज हो जाएंगे। ठीक है, डीकम्पोज हो गए। डीकम्पोज होने के लिए आपने देखा कि बहुत सारे जो है डीकम्पोजिंग एजेंट्स होते हैं, जिसे हम टेट्रीवर्स कहते हैं, सैप्रोफाइट्स कहते हैं। ये सब हम क्या किसका पार्ट बन जाएंगे? कहते हैं ना मिट्टी से आए हैं मिट्टी बन जाएंगे। तो बेसिकली खाक में मतलब क्या कहते हैं, मिट्टी से आए हैं मिट्टी बन जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हम सब एक दिन सॉइल में मिल जाएंगे। सॉइल के अंदर हम क्या बन के रह जाएंगे? ऑर्गेनिक कार्बन, क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत सारा कार्बन एक्सिस्ट करता है। और ये जो हम ऑर्गेनिक कार्बन बन के रह जाएंगे, फिर हम देखते हैं दो तरीके की चीजें हो सकती है हमारे साथ। एक क्या हो सकता है कि ओशन सरफेस रन ऑफ, यहाँ पर बताया जा रहा है कि ऐसा बहुत सालों तक के हुआ। ठीक है, ओशन सरफेस रन ऑफ के कारण जो जितना भी जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड था हमारी बॉडी का, ये सब जो है कहाँ पर सेटल डाउन हो गया? इन द डीप ओशन। और डीप ओशन सेडिमेंट्स जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। अब ये डीप ओशन सेडिमेंट्स बनने के बाद आपको पता है क्या हुआ? बहुत साल लगे, ऐसा नहीं कि थोड़ा साल लगे, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे। एक हीट और टेम्परेचर के अंदर ये डीप ओशन सेडिमेंट्स जो है धीरे से क्या फॉर्म करने लग गए? कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ये आपने पढ़ा होगा। और कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस बनाने का प्रोसेस भी इतना आसान नहीं था। इसमें रॉक साइकिल आपको स्टार्टिंग में जो है देखने को मिलती है। सेडिमेंट्री रॉक्स इसमें फॉर्म होते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स जो है, कुछ रॉक्स जो है वो बाहर आ जाते हैं, आप देखेंगे वॉल्केनिक इरप्शन से। और कुछ रॉक्स जो है आपको देखने को मिलता है कि कलेक्ट होकर जो है बहुत टाइम तक के कोल, ऑयल और नेचुरल गैस जो है फॉर्म करते हैं। फिर बाद में हम जब जाके जो है कहीं ना कहीं जो है हम बहुत सारे अर्थ को कहीं ना कहीं हम डिग करते हैं ना, वहां से जो है बहुत सारा कोल, ऑयल और नेचुरल गैस निकलता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे अर्थ के लिए और हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? हम तो इसको बाय प्रोडक्ट जैसा यूज करते हैं। बेसिक आइडिया इज दैट क्योंकि हम जो है प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, और प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज वेरी इंपॉर्टेंट गैस इन द एटमॉस्फेयर। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी आप देखेंगे, न्यूट्रिएंट देख लीजिए, कोई एनिमल देख लीजिए, कोई कीड़ा देख लीजिए, नेचर ने ऐसा कुछ नहीं जो है बनाया जो चीज जो है उसके जिसका कोई यूज ना हो। हर चीज का एक यूज है। अगर जब आप उसको समझ जाएंगे तो आपको बहुत जो है अच्छा फील होगा।
अब बात करते हैं ऑक्सीजन साइकिल की। ऑक्सीजन साइकिल मैं आपको ऊपर तो बता ही चुकी थी, मैंने उसमें आपको समझा ही दिया था, इसमें और समझा देती हूँ। तो ऑक्सीजन साइकिल हमारे एटमॉस्फेयर में अगर हम बात करें ऑक्सीजन कितनी मौजूद है, तो 20.94% या फिर लोग उसे राउंड अप करके 21% ऑक्सीजन कहते हैं, इतनी ऑक्सीजन हमारे पास प्रेजेंट है। सिंपल सी प्रोसेस है ऑक्सीजन साइकिल की। तो ऑक्सीजन साइकिल में हम जितना भी रेस्पिरेशन करते हैं, चाहे प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, वो सारा रेस्पिरेशन जो है ऑक्सीजन के थ्रू करते हैं, ठीक है। तो सारा एटमॉस्फेयर से जितना भी O2 है हम लोग एब्जॉर्ब कर लेते हैं और क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर हम कार्बन डाइऑक्साइड नहीं शो करेंगे, क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर रेस्पिरेशन की प्रोसेस नहीं शो कर रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ हमारा कंसर्न क्या है, ऑक्सीजन से रिलेटेड है, ठीक है। ये तो मैं आपको बताते जा रही हूँ कि हाँ हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, एरो ऐसा आएगा ऐसा नहीं आएगा, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग जो है ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देते हैं। दूसरी आइडिया क्या है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड हमने रिलीज किया, ये जो है प्लांट्स जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। अब ये भी हमारा कंसर्न नहीं है क्योंकि हम ऑक्सीजन साइकिल पढ़ रहे हैं। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट्स ने एब्जॉर्ब कर लिया है, इसके बदले में फोटोसिंथेसिस में क्या रिलीज होगा, एटमॉस्फेयर में O2 रिलीज होगा। O2 मतलब ऑक्सीजन इसमें रिलीज होगा। आई होप आपको ये चीजें जो है क्लियर हो गई होगी। और एक छोटी सी साइकिल जो है वो भी चलती है, जैसे कि हमारा जो डिकम्पोजिशन हो जाता है उससे भी जो है ऑक्सीजन जो भी रिलीज होती है वो भी आपको एटमॉस्फेयर में देखने को मिल जाती है, चाहे वो ब्यूरियल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर से हो, चाहे वो किसी भी और चीज़ से हो। और ऑफ कोर्स ही बात है, इसमें आपको एक छोटा सा ब्लू ब्लू कलर का दिख रहा होगा, ये ब्लू ब्लू आपको दिख रहा होगा, इसे हाइड्रोलॉजिक साइकिल लिखा हुआ है। तो ऑफ कोर्स ही बात है, कुछ ऑक्सीजन का थोड़ा सा अमाउंट जो है वो वाटर में डिजोल्व हो जाता है और वाटर से डिजोल्व होके फिर आपको मैंने बताया इवेपोरेशन के थ्रू फिर से जो है एटमॉस्फेयर में डिफ्यूज हो जाता है। तो ये प्रोसेस तो आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट साइकिल्स के बारे में। नेक्स्ट साइकिल जो हमारे पास है वो है इडेफिक न्यूट्रिएंट साइकिल। तो इडेफिक न्यूट्रिएंट साइकिल जैसे कि नेम सजेस्ट कर रहा है कि इसका मेजॉरिटी पार्ट जो है वो कहाँ पर एग्जिस्ट होगा, सॉइल में एग्जिस्ट होगा। सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एटमॉस्फेयर में जो न्यूट्रिएंट है वो है नाइट्रोजन। अराउंड 79% ऑफ एटमॉस्फेयर में जितनी एयर है वो नाइट्रोजन है। तो हम पढ़ेंगे कि इसकी साइकिल कैसे होती है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स साइकिल है, आप ध्यान से समझना, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। थोड़ी सी बड़ी साइकिल है, आपको ऐसा लगेगा, लेकिन हाँ बहुत आसान है। तो पहले मैं आपको कुछ है ना फॉर्मूलाज बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगी और प्रोसेस समझाऊंगी, ठीक है। तो सब चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। तो वैसे तो आपको बहुत सारे फॉर्मूलाज पता होंगे पहले से, बट मैं उसके बावजूद आपको जो है बता देती हूँ। तो देखिए जो मैंने अभी आपको बताया कि 79% ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर हैज नाइट्रोजन। ये जो नाइट्रोजन का फॉर्मूला होता है ये होता है आपका N2, ठीक है। दिमाग में रख लीजिए, बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए, अभी कंफ्यूज मत होना। N2 फॉर्मूला है, ठीक है, N2 फॉर्मूला। और उसके बाद हम बात करेंगे कि जो हमारा नाइट्रेट्स है, नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या है, NO3-, ठीक है। तो ये एक आयन के रूप में एग्जिस्ट करता है बेसिकली, ठीक है, स्टेबल नहीं है ये। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि NO3-, और नाइट्राइट का फॉर्मूला क्या है, NO2-, ठीक है, NO2-। ये यहाँ पर सबस्क्रिप्ट नहीं ऐड होगी तो मैं यहाँ ऐसे लिख दे रही हूँ। आई होप आपको समझ में आ जाएगा, कभी भी केमिकल फॉर्मूले में सबस्क्रिप्ट आप ऐड करते हो, ठीक है। तो बेसिकली या मैं आपको यहाँ पर जो है सबस्क्रिप्ट नहीं ऐड करके बता रही हूँ, ओके। तो NO2- में लिख दे रही हूँ, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ तक आपको चीज क्लियर है, माइनस भी आनी आएगा वैसे, बट हाँ ठीक है। तो NO2- यानी कि ये जो है आपका क्या है, नाइट्राइट है, और नाइट्रेट आपका क्या है, NO3-, ये आपको क्लियर है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, N2। और एक और कंपाउंड होता है एमोनिया। एमोनिया का फॉर्मूला क्या है, NH4+, ठीक है, NH4+। यहाँ पर तो लिखा था नाइट्राइट्स, नाइट्राइट्स NO2- में एग्जिस्ट करता है, एमोनिया NH4+ में एग्जिस्ट करता है। यहाँ तक ही क्लियर है। ये चार हमें जो है मेन कंपाउंड समझने हैं। अब इंटरेस्टिंग आइडिया ये है कि प्लांट्स को जो है नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्लांट्स के लिए एक मैक्रो न्यूट्रिएंट होता है। जैसे कि हमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वैसे उनको नाइट्रोजन चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि प्लांट्स जो है ना, जो हमारे प्लांट्स होते हैं, ये एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। जैसे CO2 एब्जॉर्ब कर लेते हैं ना फोटोसिंथेसिस के लिए, या फिर ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन इनके पास ऐसे वो नहीं होते, आप कह सकते हैं रिसेप्टर्स, जो कहीं ना कहीं नाइट्रोजन को जो है प्लांट से मतलब नाइट्रोजन को जो है एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब कर ले, ऐसे इनके पास रिसेप्टर्स नहीं होते। तो इनको क्या लगता है, ये लोग जो है फिर किस तरीके से ऑब्जॉर्ब करेंगे, ये लोग एब्जॉर्ब कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ एमोनिया, जो मैंने आपको बताया नीचे NH4+, ठीक है,
मैं यहाँ लिखती नहीं हूँ, आपको प्रॉपरली नहीं दिखेगा, मैं नीचे बता देती हूँ। तो किस फॉर्म में एब्जॉर्ब कर सकते हैं, या तो एमोनिया के फॉर्म में, या तो नाइट्राइट्स के फॉर्म में, या तो नाइट्रेट्स के फॉर्म में। यही फॉर्म में जो है ये एब्जॉर्ब कर सकते हैं। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के फॉर्म में नहीं एब्जॉर्ब कर सकते, जो नाइट्रोजन गैस है इस फॉर्म में ये नहीं एब्जॉर्ब कर सकते। तो अब इस फॉर्म से इस फॉर्म पे जाने की क्या कहानी है वो हम समझते हैं। तो देखिए दो चीजें होती है, दो तीन चीजें होती है, आपको बताती हूँ। जब लाइटनिंग होती है, आप सोचते हो ना लाइटनिंग का क्या काम है, लाइटनिंग क्यों होती है, हर चीज मैंने आपको बताया नेचर में उसका एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, ठीक है। तो लाइटनिंग जब होती है तब इंटरेस्टिंगली आपको जो है लगेगा कि लाइटनिंग में आपको पता है क्या होता है। लाइटनिंग में आपको देखने को मिलता है कि जो नाइट्रोजन गैस होती है, आपको पता है एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, सब कुछ है। तो नाइट्रोजन जो है उसकी मिक्सिंग हो जाती है विद ऑक्सीजन। क्यों मिक्सिंग हो जाती है? बिकॉज लाइटनिंग के कारण जो नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूल है, आपको मॉलिक्यूल और एटम में फर्क पता होगा, आपने पढ़ा होगा। मॉलिक्यूल जो होता है आपको पता है, जैसे कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है O2, तो ये स्टेबल मॉलिक्यूल है, ठीक है, स्टेबिलिटी के लिए। और जो O है वो क्या है, एटम है ऑक्सीजन का, तो वो O माइनस रहेगा, वो स्टेबल नहीं रहेगा, ठीक है, स्टेबल कभी नहीं रहेगा। तो वैसे ही N2 का जो कंपाइन N2 का जो आप देखेंगे कि N2 का जो बेसिकली ऑक्सीजन N2 जो नाइट्रोजन एग्जिस्ट करती है वो एज अ मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करती है। लेकिन जब लाइटनिंग होती है, लाइटनिंग के कारण ये जो N2 है ये ब्रेक डाउन हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है और नाइट्रोजन एटम फॉर्म करता है। अभी नाइट्रोजन एटम को क्योंकि स्टेबिलिटी चाहिए रहती है, ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है और NO2 बना देता है, जिसे हम नाइट्रोजन ऑक्साइड कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है ये पानी के साथ मिलता है। लाइटनिंग के बाद अक्सर आपको पता चलता है बारिश हो रही है, ये पानी के साथ कंबाइन होके सॉइल में पहुंच जाता है। और सॉइल में जब ये पहुंच जाता है तो वहां पर आपको देखने को मिलता है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो कन्वर्ट होता है नाइट्रेट्स में। तो ये एक प्रोसेस हो गई जिससे जो है प्लांट्स ने जो है एब्जॉर्ब कर लिया किसको, नाइट्रेट्स को। तो नाइट्रेट्स ये जो मैंने बताया आपको यहाँ पर जो फॉर्म हुए हैं नाइट्रेट्स, ठीक है, यहाँ पर देखिए नाइट्रेट्स जो फॉर्म हुए हैं इसको कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, प्लांट जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये एक प्रोसेस हो गई, यहाँ तक समझ में आ गया। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं हम इस प्रोसेस को, नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। और नाइट्रिफिकेशन के एक ही तरीका नहीं होता है, बहुत सारा तरीका होता है, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। तो नाइट्रिफिकेशन का एक तरीका क्या हो गया कि लाइटनिंग होगी, उसके बाद प्रेसिपिटेशन होगा, प्रेसिपिटेशन के साथ वाटर के साथ जो है कॉम्बिनेशन होगा, और सॉइल में जो है क्या कहते हैं, फिर सॉइल में जब आएगा तो ये नाइट्रेट फॉर्म करेगा, और नाइट्रेट जो है ये प्लांट्स के एब्जॉर्ब कर देंगे। ये एक प्रोसेस हो गई, ठीक है, यहाँ तक के क्लियर है। ये आपने क्या पढ़ लिया, एक प्रोसेस पढ़ ली नाइट्रिफिकेशन की। दूसरी प्रोसेस नाइट्रिफिकेशन क्या क्या होती है, आपको आपने बचपन से पढ़ा होगा, आपको याद भी आ रहा होगा कि लेज्यूम्स जो होते हैं, ठीक है, जो लेज्यूम्स होते हैं इन्हें जो है क्या कहते हैं, फर्टिलाइजर्स आप एक्स्ट्रा सप्लाई नहीं करना चाहिए इनको, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी इनके जो रूट नोड्यूल्स होते हैं ना, रूट नोड्यूल्स आपको पता है, ये जो छोटे छोटे रूट नोड्यूल्स प्रेजेंट है, तो ये रूट नोड्यूल्स के अंदर इनके पास राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। आपने बचपन से राइजोबियम राइजोबियम सुना होगा, नाम आपको याद भी बहुत अच्छे से होगा कि राइजोबियम बैक्टीरिया इज प्रेजेंट इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेज्यूमिनस प्लांट, ठीक है। तो राइजोबियम बैक्टीरिया हो गया। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हो गई कि ये लोग तो क्या कहते हैं, इनका जो पर्टिकुलर प्लांट है तो इनके रूट नोड्यूल्स जो है इसको फिक्स करेंगे, और रूट नोड्यूल्स नहीं फिक्स करेंगे, रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट जो बैक्टीरिया है ऐसे फिक्स करेगा, और पर्टिकुलरली ये प्लांट इसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, क्योंकि प्लांट्स को तो रिक्वायरमेंट होती है ना इसकी। दूसरा आइडिया क्या है, एक तो लाइटनिंग का हो गया, एक आइडिया हो गया नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया राइजोबियम। इसके अलावा और भी बहुत सारे जो होते हैं बैक्टीरियाज होते हैं जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, सॉइल में प्रेजेंट होते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग सॉइल बैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सिंग सॉइल बैक्टीरिया मतलब ये, जैसे कि आज के टाइम पे हम फर्टिलाइजर्स बनाते हैं ना, किसको बनाते हैं, यूरिया को बनाते हैं। ये सब फर्टिलाइजर्स में नाइट्रोजन का बहुत इंपॉर्टेंट जो है मेजर प्रपोर्शन होता है। तो क्या फर्टिलाइजर्स नहीं रहेंगे तो क्या क्रॉप नहीं उगेंगे, उगेंगे, क्योंकि ये सब जो नेचुरल प्रोसेस होती है, नेचुरली प्लांट्स को जो है फर्टिलाइजर मिल जाता है नेचर की तरह से, लेकिन फिर भी हम उसको फर्टिलाइजर देते हैं। देना नहीं चाहिए। आज के टाइम पे जो ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू हुई है, ये फार्मिंग जो है शुरू हुई है, इसमें फर्टिलाइजर्स नहीं यूज हो रहे हैं और इसको प्रमोट किया जा रहा है। क्योंकि अगर हम उसको फर्टिलाइजर्स देते जाएंगे, फर्टिलाइजर होता क्या है वो भी मैं बता देती हूँ। फर्टिलाइजर में भी नाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस होती है, फर्टिलाइजर में भी नाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस होती है, लेकिन ये इंडस्ट्री में की जाती है, ये आर्टिफिशियल है, ये मैन मेड है। और ये जो यूरिया ये सब प्रोड्यूस होता है, ये किसको डलता है, प्लांट्स में डलता है, और फिर उसका जो है ग्रोथ होता है।
बेसिकली प्लांट्स में अगर ग्रोथ होगा डेफिनेटली फर्टिलाइजर डालने से, जैसे उसको न्यूट्रिएंट मिल रहा है, खाना मिल रहा है। बट द पॉइंट इज दैट कि आपको ये भी देखना है कि जो सॉइल की नेचुरल कैपेसिटी होती है, अगर आप ज़्यादा उसको फर्टिलाइजर का यूज़ करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगी, तो ज़्यादा आपको फर्टिलाइजर का यूज़ नहीं करना है, ठीक है, वो एक अलग बात हो गई। बट यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि नाइट्रोजन फिक्सिंग सॉइल बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं इन द सॉइल। कैसे, कौन से उनके नाम बताऊँ तो साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गे कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया, और बहुत सारे होते हैं, ऐसे नहीं है कि एक दो ही है। नेक्टर बैक्टीरिया और बहुत सारे, जैसे कि इसका नाम अपना हम देखेंगे एजेटोबैक्टर, देखेंगे नाइट्रोबैक्टर, नेट्रोसोमोनस, ठीक है, बहुत सारे होते हैं, वो आपको इतना नहीं पढ़ना है। बट हाँ, ये इतने सारे जो है बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं इन द सॉइल, जो कि क्या कहते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं, मतलब नाइट्रोजन जो होती है प्रेजेंट होती है उसको कन्वर्ट करते हैं टू एमोनिया। किसमें कन्वर्ट करते हैं, एमोनिया में। अब ये जो एमोनिया में जो कन्वर्ट हो चुका है ये पर्टिकुलरली, तो एमोनिया से जब ये कन्वर्ट होता है, और ऐसे भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं इन द सॉइल जो होते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। मैंने आपको क्या बताया, नेचर को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ना उसमें फर्टिलाइजर की ज़रूरत है, ना पेस्टिसाइड की ज़रूरत है, ना इंसेक्टिसाइड की ज़रूरत है। हाँ, अगर आप उसके नेचर में डिस्टर्ब करोगे, इंटरवीन करोगे और फिर कहोगे कि अब जो है नेचर खुद काम करे, तो ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया भी प्रेजेंट होते हैं इन दी सॉइल, जो एमोनिया को कन्वर्ट करते हैं नाइट्राइट्स में, इसे भी हम नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। और नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ही होते हैं जो क्या करते हैं, NO2 को NO3 मतलब नाइट्राइट्स को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं। नाइट्रेट्स में बहुत अच्छे से जो है सॉइल से जो है प्लांट्स इसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरी चीज़ हम समझेंगे कि एक और पॉसिबल सिचुएशन क्या है कि प्लांट्स को एनिमल्स खा लें, खाते हैं डेफिनेटली। तो प्लांट्स को एनिमल्स खा लेंगे, एनिमल और प्लांट्स का डिकम्पोजिशन हो जाएगा, जब उनकी डेथ हो जाएगी तो इन डिकम्पोजर्स जो रहेंगे प्लांट जो सॉइल में प्रेजेंट रहेंगे, डिकम्पोजर्स जो है प्लांट्स एंड एनिमल्स को कन्वर्ट कर देते हैं एमोनिया में, ठीक है। तो ये एमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं और एमोनिया फिर वापस यही प्रोसेस चलते रहती है, एमोनिया से नाइट्राइट, नाइट्रेट से नाइट्रेट, नाइट्रेट से प्लांट्स में जाती है। आई होप आपको यहाँ तक के जो है क्लियर हो गया होगा। मैं आपको एक बार टेक्स्ट दिखा देती हूँ, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि डायग्राम से आपसे समझा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। नाइट्रिफिकेशन की मैंने आपको 3 प्रोसेसेस बताई। एक मैंने आपको बताया नॉन बायोलॉजिकल फिक्सेशन, जिसमें मैंने आपको बताया लाइटनिंग से किस तरीके से फिक्स होगा। एक आर्टिफिशियली मैंने आपको बताया कैसे फिक्स होगा, जो इंडस्ट्रीज में होगा। एक मैंने आपको बायोलॉजिकल बताया, जिसमें मैंने आपको बताया कि ब्लू ग्रीन एल्गे, बैक्टीरिया और फंगी किस तरीके से इसको फिक्स करेंगे। ये नाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस है। दूसरी एक और प्रोसेस क्या है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, मैंने आपको 2 तरीके की बताई, ठीक है। एक मैंने आपको बताई कि एक मैंने आपको बताई नॉन सिम्बायोटिक, एक सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक मतलब मैंने आपको नाम नहीं बताया, मतलब कहने का मतलब वही है कि जो प्लांट्स के रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट है ये आपको देखने को मिलेगा सिम्बायोटिक देखने को मिलेगा, और जो प्लांट्स के रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट नहीं है वो नॉन सिम्बायोटिक है, ठीक है, जो फ्रीली रहते हैं सॉइल एंड वाटर में, और जो पर्टिकुलरली किसी के रूट नोड्यूल्स में पाए जाते हैं वो सिम्बायोटिक है। तो 2 तरीके से मैंने आपको बताया कि नाइट्रोजन फिक्सेशन हो जाएगा, और फिर जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से जो नाइट्रोजन गैस है वो एमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगी, और एमोनिया से कन्वर्ट होने के बाद ये एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट होती है, ठीक है, एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट होती है। और इसी वजह से जो है आपको देखने को मिलता है कि इसी से जो है आपके न्यूक्लिक एसिड्स भी बनते हैं, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया कि बहुत सारी चीज़ें जो है 2 तरीके से आपने बायोलॉजिकल न्यूट्रिशन नाइट्रोजन फिक्सेशन को पढ़ा, सिम्बायोटिक एंड नॉन सिम्बायोटिक। उसके बाद एक और प्रोसेस है एमोनिफिकेशन। एमोनिफिकेशन में मैंने आपको बता दी थी सिंपल शब्दों में कि एमोनिफिकेशन में एमोनिया में जो है कन्वर्ट होता है, और इसको कन्वर्ट करने वाले नाइट्रोसोमोनस बैक्टीरिया, नाइट्रोसोकसस बैक्टीरिया। नाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस मैंने आपको बता दी कि जब एमोनिया जो है नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होता है, इसे हम नाइट्रिफिकेशन कहते हैं, ये भी आपको क्लियर है। नाइट्रोजन गैस जब वापस एटमॉस्फेयर में जाती है तो इसे हम क्या कहते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन। हाँ, मैंने आपको ये नहीं बताया, हाँ एक सेकेंड, एक प्रोसेस रह गई हमारी, ठीक है। तो होता क्या है कि कुछ डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया भी होते हैं, मैंने आपको बताया ना एटमॉस्फेयर में फिर से ऑक्सीजन तो नाइट्रोजन भेजना पड़ेगा ना, वरना यहीं पर चलते रहेगी तो कैसे चलेगा। तो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो होता है, सीडोमोनस बैक्टीरिया, वो यहाँ का जो नाइट्रोजन है उसको, नाइट्रोजन नहीं बोल रही हूँ, नाइट्रेट्स, तो नाइट्रेट्स को फिर कन्वर्ट कर देता है नाइट्रोजन गैस में, और ये एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है, और फिर वापस जाके ये प्रोसेस कंटिन्यू होते रहती है। तो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का नाम है सीडोमोनस। ओके, यहाँ तक आई थिंक आपको चीजें जो है क्लियर हो गई होगी। अब हम समझने वाले हैं सल्फर साइकिल को। इससे पहले मैंने आपको नाइट्रोजन साइकिल अच्छे से, आई होप आपको क्लियर हो गया हो। सल्फर साइकिल के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो सल्फर आपको पता है, ये एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, सेडिमेंट्री साइकिल है। सेडिमेंट्री साइकिल मैंने आपको बताया, इसका मेजॉरिटी पोर्शन कहाँ पर रहेगा, ये इन टर्म्स ऑफ सॉइल। अब बात करते हैं सेडिमेंट्री साइकिल की। सल्फर आपने सुना होगा इन टर्म्स ऑफ रॉक प्रेजेंट रहता है, ठीक है। रॉक के फॉर्म में हमें जो है ये कहीं ना कहीं सल्फर मिलता है, और
आपको पता है कि ये जो रॉक होता है, रॉक धीरे धीरे वेदरिंग ऑफ रॉक होता है और फिर इसकी जो है बाकी साइकिल जो है कंप्लीट होती है। मैं आपको पूरा एक फ्लो चार्ट से जो है इसको समझाती हूँ। आपको यहाँ पर जो है स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन दिख रहा होगा, दो डायग्राम से यहाँ पर मैं दोनों को यूज करके आपको जो है ये बताने वाली हूँ। तो पहले तो आप ये पहला वाला डायग्राम देख लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सल्फर, यहाँ पर हम किसी भी पर्टिकुलर चीज से शुरुआत कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो सल्फर, ऑफ कोर्स सी बात है, सल्फर डाइऑक्साइड के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में भी प्रेजेंट रहता है, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहता है। ये सल्फर डाइऑक्साइड क्या करता है? सल्फर डाइऑक्साइड आपको पता है कि एक, वैसे तो एक अच्छी गैस नहीं मानी जाती, बिकॉज हम इसे देखते हैं कि कहीं ना कहीं सल्फर डाइऑक्साइड प्लांट्स को रिक्वायर्ड रहता है, बट इन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में हुआ तो प्लांट्स जो है टॉक्सिफिकेशन करना शुरू कर देते हैं, तो वो बात अलग है। मैं आपको एक प्रोसेस बताती हूँ किस तरीके से सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो चेन के थ्रू सर्कुलेट होता है। सबसे पहले एटमॉस्फेरिक सल्फर जो है वो SO2 गैस के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। प्लांट्स इसको जो है एब्जॉर्ब कर देते हैं, ठीक है। ये पहला प्रोसेस हो गया। अब प्लांट्स जब इसको एब्जॉर्ब कर चुके हैं, बिकॉज प्लांट्स एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और ये जो है फूड चेन में एंटर हो चुका है। अब जो है प्लांट्स को कंज्यूम करेंगे प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शरी कंज्यूमर्स, तो ये फूड चेन में चलते रहेगा जब तक के जो है प्लांट्स जो भी जो है फाइनल जो है हमारा डेड एंड डिकम्पोज ना हो जाए, जब तक ये चलते रहेगा। तो प्लांट रेसिड्यूज जब हो जाएंगे और एनिमल रेसिड्यूज जब ये हो जाएंगे, तब जाकर जो है ये सॉइल में मिल जाएगा और ऑर्गेनिक सल्फर जो है ये फॉर्म करेगा। ऑर्गेनिक सल्फर क्या होता है? ऑर्गेनिक सल्फर कुछ नहीं है। ऑर्गेनिक सल्फर ये है जब आपके प्लांट्स एंड एनिमल्स के अंदर जो सल्फर होता है उसका डिकम्पोजिशन होता है कुछ, तब जाके वो सॉइल में मिल जाते हैं और ऑर्गेनिक सल्फर बनाते हैं। सॉइल में कैरी आउट होती है मिनरलाइजेशन की प्रोसेस। इस मिनरलाइजेशन प्रोसेस की वजह से ये जो है सल्फेट फॉर्म करता है। सल्फेट का फॉर्मूला आपको यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो बेसिकली सल्फेट फॉर्म करता है और सल्फेट भी जो है प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं। सल्फेट भी जो है प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। प्लांट्स ने जो है सल्फेट एब्जॉर्ब कर लिया, उसके अलावा भी सल्फेट जो है सॉइल में बच जाता है। अब दो प्रोसेसेस होती है, आपको पता है, एक होती है ऑक्सीडेशन प्रोसेस, एक होती है रिडक्शन प्रोसेस। ऑक्सीडेशन प्रोसेस आपको पता है जब जो है किसी भी चीज में ऑक्सीजन ऐड होती है या हाइड्रोजन एटम का रिमूवल होता है, उसे हम कहते हैं ऑक्सीजन प्रोसेस। तो हम देखेंगे सल्फेट के साथ क्या होता है। सल्फ और रिडक्शन प्रोसेस किसको कहते हैं? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो सल्फेट के साथ कुछ ऐसे बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं इन सॉइल जो बैक्टीरियल रिडक्शन करते हैं। मतलब सल्फेट को वो रिड्यूस कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ H2S। H2S आपको पता है हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। तो बेसिकली ये H2O कहाँ, मतलब ये H2S कैसे फॉर्म हुआ आपको पता है। ऑलरेडी बहुत सारा मॉइस्चर रहता है सॉइल में, ठीक है, जब बारिश होती है बहुत सारे रीजंस की वजह से, तो यही H2S जो है रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर एसिड रेन ऑल्सो। वो एक अलग फॉर्मूला है, हम बाद में उसको समझेंगे। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि सॉइल के अंदर जो SO4 है और यही SO4 जो है बैक्टीरिया के थ्रू रिड्यूस होके H2S बन रहा है। और इसी H2S को अगर आप फर्दर रिड्यूस कर देंगे, देखेंगे तो क्या बन जाएगा? मिनरल फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। कुछ पार्ट इसका मिनरल फॉर्मेशन हो जाता है और कुछ पार्ट का जो है वॉलेटाइजेशन हो जाता है। मतलब ये कि कुछ पार्ट जो है इसका एटमॉस्फेयर में डिफ्यूज हो जाता है और ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस फिर से फॉर्म करता है। जब ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है एटमॉस्फेयर में वाटर के साथ जब प्रेसिपिटेशन होता है उसके साथ मिक्स हो जाती है, तो आपको देखने को मिलता है एसिड रेन, ठीक है। उसके अलावा आपको, जैसे आपने पढ़ा होगा, सॉइल की एसिडिटी बढ़ना, ये सब भी जो है इसी की वजह से होता है। दूसरा एक प्रोसेस क्या है, जैसे कि एक और प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ। दूसरा प्रोसेस, ये तो हमने प्लांट्स के नजरिए से देखा। दूसरा प्रोसेस हम देखेंगे फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ रॉक। तो जब रॉक होता है, रॉक के अंदर सल्फर प्रेजेंट होता है, ये आपको पता है। और जब वेदरिंग ऑफ रॉक टेक प्लेस होता है, वेदरिंग ऑफ रॉक आपको पता है क्या होता है। तो वेदरिंग ऑफ रॉक होने के कारण, यहाँ पर देखिए आप, वेदरिंग की आपको प्रोसेस दी गई है, ठीक है। तो वेदरिंग ऑफ रॉक होने के कारण जो है, जब वेदरिंग ऑफ रॉक होने के कारण जब सल्फर जो है ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो वो सल्फेट बनाता है। अब ये अगेन सल्फेट को आपको मैंने बताया, या तो सल्फेट को कौन एब्जॉर्ब कर लेगा? प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेंगे। प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेंगे तो ये फूड चेन में एंटर हो जाएगा। अगर प्लांट्स ने इसको एब्जॉर्ब नहीं किया तो इसका क्या हो जाएगा? बैक्टीरियल रिडक्शन हो जाएगा। बैक्टीरियल रिडक्शन होकर मैंने आपको क्या बताया, ये ऑक्सीजन मतलब ये जो है एटमॉस्फेयर में डिफ्यूज हो जाएगा। एटमॉस्फेयर में डिफ्यूज होने के बाद ये एटमॉस्फेरिक सल्फर यानी कि SO2 गैस बनाएगा। या तो इससे एसिड रेन होगी या फिर ये SO2 को कौन एब्जॉर्ब कर लेगा? प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेंगे। ये आपको यहाँ तक की प्रोसेस क्लियर है।
एक और तरीका है जब प्लांट्स एंड एनिमल्स डीके होते हैं, मैंने आपको जैसे बताया कि मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे प्लांट्स एंड एनिमल्स जब डीके होकर डेड एंड डिकम्पोज होकर अंडर द प्रेशर ऑफ हीट एंड आप देखेंगे एक टेम्परेचर जो है मेंटेन था वहां पर, उसके अंदर कोल पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का फॉर्मेशन हुआ। तो ऑफकोर्स ही बात है कि जब कोल पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का फॉर्मेशन हुआ, तो अगर हम आज के टाइम पे कोल पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस को यूज करेंगे तो जब वो बर्न होगा तो उसमें से सल्फर डाइऑक्साइड भी रिलीज होगा, बिकॉज उसमें सल्फर प्रेजेंट है और इसे हम कहते हैं सल्फर का ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो बेसिकली जब सल्फर जो कोल और पेट्रोलियम में है वो बर्न होगा तो उसका ऑक्सीडेशन होगा इन टर्म्स ऑफ दैट। तो ऑक्सीडेशन होने के बाद फिर वापस एटमॉस्फेयर में क्या रिलीज होगा, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये आई होप आपको ये चीज़ जो है क्लियर हो गया होगा। इसमें बेसिकली कुछ बैक्टीरियाज अगेन इसमें जो है इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर भी आप देखेंगे सल्फर फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है वो सल्फेट्स को, यानी जो प्लांट्स के अंदर जो प्लांट्स के एब्जॉर्ब होने के बाद जो सल्फेट एक्स्ट्रा बच जाता है सॉइल में, उसे जो है सल्फर फिक्सिंग बैक्टीरिया हाइड्रोजन सल्फाइड में कन्वर्ट करता है। सेकेंडली हाइड्रोजन सल्फाइड से भी कुछ बैक्टीरियाज ऐसे हैं जो हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फेट्स में कन्वर्ट करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं फोटोसिंथेटिक एंड केमोसिंथेटिक सल्फर बैक्टीरिया। तो यहाँ तक कि आई होप आपको जो है सल्फर साइकिल समझ में आ गई होगी। बहुत सिंपल सी साइकिल है और सल्फर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल। नेक्स्ट साइकिल जो हम पढ़ने वाले हैं वो है फॉस्फोरस साइकिल। तो फॉस्फोरस हमें किस फॉर्म में मिलता है? फॉस्फोरस साइकिल अगेन एक सेडिमेंट्री साइकिल है। तो हमें कहाँ पर मिलती है? हमें जो है इन टर्म्स ऑफ मिनरल्स जो है फॉस्फोरस देखने को मिलता है। आपको फिर पता है मिनरल्स है तो डेफिनेटली मिनरल्स रॉक्स में पाए जाते हैं। रॉक्स की क्या होगी? वेदरिंग होगी। जब वेदरिंग होगी और वेदरिंग के बाद आपको पता है कि मिक्सिंग होगी विद वाटर, तो सॉल्यूबल जो है फॉर्म बनेगा H2PO4 हम देखते हैं। फिर ये जो सॉल्यूबल फॉर्म है ये प्लांट्स जो है इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया प्लांट्स में जैसे कोई भी चीज़ एंटर होती है ये फूड चेन में एंटर हो जाती है। फूड चेन में एंटर हो गई तो प्लांट्स को कंज्यूम करेंगे प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शरी कंज्यूमर। ठीक है, प्लांट्स को नहीं कंज्यूम करते हैं, मैं इसकी साइकिल बता रही हूँ। प्लांट्स को प्राइमरी कंज्यूमर करते हैं, फिर प्राइमरी को सेकेंडरी, सेकेंडरी को टर्शरी। तो अब यहाँ पर जब फाइनली डेड एंड डीके होगा प्लांट्स एंड एनिमल्स का अल्टीमेटली, तो अल्टीमेटली प्लांट्स एंड एनिमल्स कहाँ पर मिलने वाले हैं? इन डस्ट। ठीक है, डस्ट में जब मिल जाएंगे तो ये जो पूरा का पूरा जो रेसिड्यू था उनके अंदर जितना भी फॉस्फोरस का, वो कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन होगा और ऑर्गेनिक फॉस्फोरस बनाएगा। ठीक है, और इसमें कुछ पार्ट जो है आपको पता है ह्यूमस बन जाता है। ठीक है, ह्यूमस आपको पता है बहुत अच्छा होता है एज अ इन टर्म्स ऑफ, आपको पता है जहाँ पर भी ह्यूमस होता है वहाँ पर हम जो है थोड़ी फार्मिंग करते हैं, वहाँ का बहुत फर्टाइल सॉइल होती है। दूसरी बात यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि ऑर्गेनिक फॉस्फोरस से फिर क्या होता है? ऑर्गेनिक फॉस्फोरस से मिनरलाइजेशन की प्रोसेस से फिर H2PO4 बन जाता है। और ये मिनरलाइजेशन के प्रोसेस के बाद आपको देखने को मिलता है कि इसकी दो प्रोसेसेस हो सकती है, या तो इसका एब्जॉर्प्शन हो जाए या फिर इसका प्रिसिपिटेशन हो जाए। तो प्रेसिपिटेशन मतलब ये कि किसी भी कंपाउंड की अगर सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है तो उसे हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। तो अगर ये जो सॉल्युबल था फॉस्फोरस का जो कंपाउंड था, अगर इसका जो है सेकेंडरी कंपाउंड से फॉर्म करता है, जैसे कि कैल्शियम फॉस्फेट, FeP, MnP, मैग्नीशियम, आपको पता है मतलब दूसरे कंपाउंड से रिएक्ट करके सेकेंडरी कंपाउंड्स अगर फॉर्म कर लेता है तो ये प्रेसिपिटेशन प्रोसेस कहलाएगी। और एड्सॉर्प्शन भी इसका हो सकता है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पर जो है कुछ कलरफुल चीज़ें दी गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं। एक है कंपोनेंट, तो कंपोनेंट जो है ग्रीन में दर्शाया गया है। मैंने आपको बता दिया कि ये सारे कंपोनेंट्स फॉर्म होते हैं। ऑर्गेनिक फॉस्फोरस, ठीक है, प्राइमरी मिनरल्स और मिनरल सरफेसेस, सेकेंडरी कंपाउंड, सॉल्यूबल फॉस्फोरस, ये सारे कंपोनेंट्स है। और ये ब्लू में जो है ये इनपुट टू सॉइल है। ब्लू में इनपुट टू सॉइल है मतलब जब एनिमल्स डेड एंड डीके हो रहे हैं, प्लांट्स डेड एंड डीके हो रहे हैं, तो ये इनपुट मिल रहा है सॉइल को। सिमिलरली मिनरल फर्टिलाइजर्स जब सॉइल में ऐड किए जा रहे हैं, बिकॉज मैंने आपको बताया फॉस्फोरस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स, तो उसको मिनरल्स इसको जो है फर्टिलाइजर्स के रूप में भी जो है इसको प्रोवाइड किया जाता है। तो इनपुट टू सॉइल जो है इन टर्म्स ऑफ फर्टिलाइजर्स आएगा, प्लांट्स आएगा एंड एनिमल्स आएगा। सेकेंडली लॉस फ्रॉम सॉइल। लॉस फ्रॉम सॉइल कैसे होगा? अगर समझ लीजिए सॉइल का सरफेस रन ऑफ हो जाता है, इरोजन हो जाता है, तो इससे बहुत सारा फॉस्फोरस आपको देखने को मिलता है ओशन में चले जाता है। और हमें यही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बिकॉज बहुत सारा जो है फॉस्फोरस जो है ओशन में चला जा रहा है और वेस्ट हो जा रहा है। ठीक है, ओशन में जाके वेस्ट क्यों हो रहा है? देखिए मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जो है पूरा डेड एंड डिकम्पोजिशन होने के बाद आपको देखने को मिलता है
हमें क्या मिला, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस मिला। लेकिन अब जो है ये ओशन में चले जा रहा है, तो अभी हमारे लिए कोई यूज़फुल नहीं है। हो सकता है मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद यहाँ पर जो है कोल, पेट्रोलियम मिले, लेकिन तब तक हम रहे या ना रहे, इसलिए हमारे लिए अभी के लिए क्या है, वेस्टेज है ऑफ फॉस्फोरस। ठीक है, तो बेसिकली सरफेस रन ऑफ के कारण जो है लॉस हो रहा है सॉइल में। प्लांट्स जो एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो अगेन जो है लॉस है सॉइल का, तो यहाँ पर ऑरेंज से दर्शाया गया है। तो आई होप आपको ये जो एंटायर प्रोसेस है ये समझ में आ चुकी है और आपको जो है ये पढ़ने में आसानी हुई। इसके साथ हमने सारे साइकिल्स पढ़ चुके हैं, तो इसी के साथ हमारा ये जो वीडियो है ख़त्म होता है। हमने फॉस्फोरस साइकिल समझा, नाइट्रोजन साइकिल समझा, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर साइकिल, सारी साइकिल्स जो है हमने डिस्कस कर ली। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट फूड चेन एंड जो है बाकी हमारे जो रिमेनिंग टॉपिक्स है वो सब भी हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड हैप्पी लर्निंग।